हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जिन्होंने भी एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में हिंदी का चयन की है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव और वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले देखेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर, और उसके बाद देखेंगे वीवीआई लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, और लास्ट में देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन कुल 20 शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि से क्या तात्पर्य है? हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि का अर्थ है हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि का अर्थ है साहित्य क्या केवल रचनाओं के संग्रह के रूप में न देखकर। हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि का अर्थ है साहित्य को केवल रचनाओं के संग्रह के रूप में न देखकर उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संदर्भों में समझना। साहित्य इतिहास यह बताता है कि समझना क्या है? ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और वैचारिक संदर्भों में समझना। साहित्य इतिहास यह बताता है कि किसी युग की परिस्थितियां किस प्रकार की साहित्य को प्रभावित करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास दृष्टि को वैज्ञानिक आधार दिया। तो किसने वैज्ञानिक आधार दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास दृष्टि को वैज्ञानिक आधार दिया। उनके अनुसार साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य इतिहास में काल विभाजन, प्रवृत्तियों की पहचान तथा साहित्यकारों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद किया जाता है। इससे हिंदी साहित्य के विकास की क्रमिक समझ बनती है। अब दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के केवल विभाजन की प्रमुख समस्याएं, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो इसकी प्रमुख समस्याएं यहाँ है जो निम्नलिखित है। देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में कई समस्याएं हैं, जैसे कि तिथियों का अभाव, मिश्रित प्रवृत्तियाँ, उसके बाद आते हैं क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव, उसके बाद है ग्रंथों की प्रामाणिकता, उसके बाद आगे आते हैं नामकरण की असहमति। तो मुख्य क्या है इसके क्या है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन में कई समस्याएं में क्या है? तिथियों का अभाव हो गया, मिश्रित प्रवृत्तियां हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव हो गया, ग्रंथों की प्रामाणिकता हो गया, नामकरण की असहमति हो गया। किसी युग में एक से अधिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिससे स्पष्ट विभाजन कठिन हो जाता है। फिर भी आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है। किनका काल विभाजन सर्वाधिक मान्य है? तो आचार्य शुक्ल का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आदिकालीन साहित्य का नामकरण एवं काल निर्धारण स्पष्ट करें। आदिकालीन साहित्य का नामकरण एवं काल निर्धारण स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा के काल से जाना जाता है। इसका समय लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी माना गया है। तो आदिकाल का जो समय काल है वो क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी माना गया है। इस काल में वीरता, युद्ध, राजश्रय और शौर्य का वर्णन मिलता है।
नामकरण को लेकर मतभेद है, लेकिन नामकरण को लेकर क्या है मतभेद है, तो देखिए जैसे कि वीर गाथा काल पे मतभेद, चारण काल पे, सिद्धनाथ काल। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। तो आचार्य शुक्ल ने इन तीनों में से किनका चयन किया, तो वीर गाथा काल का। तो इन वीर गाथा काल को मानते हैं आचार्य शुक्ल। तो यही था क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आदिकालीन साहित्य की राजनीति पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आदिकालीन साहित्य की राजनीति पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो चलिए प्रकाश डालते हैं। आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि युद्धों से भरी थी। राजपूत और मुस्लिम शासकों के संघर्ष, सामंती व्यवस्था तथा राजश्रय ने साहित्य को प्रभावित किया। कवि दरबारी थे और अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान करते थे। इससे साहित्य में युद्ध, बलिदान और वीर रस की प्रधानता हुई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है सिद्ध जैन साहित्य का परिचय दीजिए। सिद्ध जैन साहित्य का परिचय दीजिए। तो चलिए परिचय देते हैं सिद्ध जैन साहित्य का। सिद्ध और जैन साहित्य आदि काल का महत्वपूर्ण अंग है। सिद्ध साहित्य में बौद्ध तांत्रिक साधना और सहज जीवन दर्शन मिलता है। प्रमुख सिद्ध सरहप्पा, कनहप्पा। जैन साहित्य नैतिकता, अहिंसा और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। यह प्राकृतिक अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में रचित है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है रासो काव्य की विशेषताएं लिखिए। रासो काव्य की विशेषताएं। तो उत्तर क्या है इसका? रासो काव्य में राजाओं की वीरता, युद्ध और शौर्य का वर्णन है। मुख्य विशेषता, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है देखिए। वीर रस की प्रधानता, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, अतिशयोक्ति। उसके बाद क्या है? चारण कवियों द्वारा रचना। उसके बाद आते हैं आगे पृथ्वीराज रासो इसका प्रमुख उदाहरण है। इसका प्रमुख उदाहरण कौन है? पृथ्वीराज रासो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। तो भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है देखते हैं चलिए। भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी में समाज में धार्मिक रूढ़ियाँ, जाति भेद और आडंबर फैले थे। भक्ति आंदोलन ने सरल भक्ति, ईश्वर प्रेम और मानव समानता का संदेश दिया। इस काल में रामानंद, कबीर, सूर, तुलसीदास जैसे महान कवि हुए। क्वेश्चन नंबर 8 निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। निर्गुण भक्ति काव्य की क्या विशेषताएं हैं इसको देखना। निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। तो निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। उत्तर निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया है। मुख्य विशेषताएं निर्गुण भक्ति में ईश्वर को क्या माना गया है? निराकार माना गया है। जिसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी मुख्य विशेषता में है ज्ञान और भक्ति का समन्वय, जाति पाति का विरोध, सामाजिक सुधार। उसके बाद है सधुकड़ी भाषा। उसके बाद कबीर इसके प्रमुख कवि है। तो कबीर की इसके प्रमुख कवि है। किसके प्रमुख कवि है कबीर। तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सगुण भक्ति काव्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है सगुण भक्ति काव्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए देते हैं इसका संक्षिप्त परिचय। तो सगुण भक्ति में ईश्वर साकार है, राम और कृष्ण इसके केंद्र है। इसमें 2 बाधाएं भी हैं, जैसे राम भक्ति, तुलसीदास धाराएं, बाधाएं नहीं धाराएं। सगुण भक्ति में ईश्वर साकार है, राम और कृष्ण इसके केंद्र है। और इसके 2 धाराएं हैं, राम भक्ति जिसके प्रमुख है तुलसीदास और कृष्ण भक्ति जिसके हैं प्रमुख है सूरदास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भक्तिकालीन साहित्य का दार्शनिक आधार स्पष्ट कीजिए। भक्तिकालीन साहित्य का
दार्शनिक आधार स्पष्ट कीजिए। तो भक्ति काल का दार्शनिक आधार वेदांत, उपनिषद, भक्ति दर्शन और लोक धर्म है। इसमें कर्म कांड के स्थान पर भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण को महत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीतिकाल का ऐतिहासिक परिचय दीजिए। रीतिकाल का ऐतिहासिक परिचय दीजिए। तो रीतिकाल का ऐतिहासिक परिचय क्या है? रीतिकाल यानी कि 1700 से 1850 ईस्वी। रीतिकाल में मुगल साम्राज्य का पतन और सामंती व्यवस्था थी। उस समय क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था 1700 से 1850 के आसपास में, और क्या थे? सामंती व्यवस्था थी। इस काल में साहित्य दरबारी बन गया और काव्य शास्त्र प्रधान हुआ। इसमें कौन प्रधान था? काव्य शास्त्र। कब का बात हो रहा है? 1700 से 1850 के बीच में रीतिकाल का बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है? नायिका भेद। पहला है नायिका भेद, श्रृंगार रस, अलंकार प्रधानता, शास्त्रीयता। उसके बाद है दरबारी मानसिकता। क्या है? दरबारी मानसिकता। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में अंतर बताइए। तो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में क्या अंतर है, इसको बताना है। तो रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित है, जबकि रीतिमुक्त काव्य भाव प्रधान और स्वतंत्र है। क्या है? रीतिबद्ध काव्य जो है शास्त्रीय नियमों पर आधारित है, लेकिन रीतिमुक्त काव्य भाव प्रधान और स्वतंत्र है। बिहारी रीतिबद्ध और घनानंद रीतिमुक्त कवि है। बिहारी रीतिबद्ध और घनानंद रीतिमुक्त कवि है। तो रीतिबद्ध के कवि कौन है? बिहारी। बिहारी रीतिबद्ध के हैं, और रीतिमुक्त के कौन है? कवि घनानंद। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीतिकालीन प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकालीन प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि रीतिकालीन कवि कौन कौन थे हैं? बिहारी, केशवदास, देव, घनानंद, मतीराम आदि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। तो भक्तिकालीन साहित्य की सामाजिक भूमिका स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भक्तिकालीन साहित्य की सामाजिक भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो भक्तिकालीन साहित्य ने सामाजिक समानता, प्रेम, मानवता और नैतिकता का प्रचार किया। इसने जाति भेद और धार्मिक आडंबर का विरोध किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल का योगदान बताइए। तो क्या है इनका योगदान? हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल का योगदान। तो ये इसके योगदान को देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया। तो वैज्ञानिक इतिहास लेखन किसने किया? आचार्य शुक्ल ने वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया। उनका काल विभाजन आज भी मान्य है। उन्होंने प्रवृत्ति आधारित मूल्यांकन किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे वीर रस, राजाश्रय, युद्ध वर्णन, ऐतिहासिकता। तो यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भक्तिकालीन भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो भक्तिकालीन भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति काल में अवधी, ब्रज और सधुकरी भाषा का प्रयोग हुआ। भाषा सरल और भाव प्रधान थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीतिकालीन साहित्य की सीमाएं बताइए। रीतिकालीन साहित्य की क्या सीमाएं हैं, इसको बताना है। रीतिकाल में सामाजिक यथार्थ की उपेक्षा, दरबारी प्रवृत्ति और कृत्रिमता इसकी सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, आदिकाल से रीतिकाल तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। तो यह काल हिंदी साहित्य के विकास की आधारशिला है। इसमें वीरता, भक्ति और श्रृंगार तीनों का क्रमिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार क्या हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन की परंपरा एवं उसकी प्रासंगिकता बताइए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की परंपरा एवं उसकी प्रासंगिकता। तो क्या है इसकी प्रासंगिकता? तो हिंदी साहित्य के अध्ययन में काल विभाजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
काल विभाजन का उद्देश्य साहित्य के दीर्घ विकास को सुव्यवस्थित रूप में समझना है। साहित्य निरंतर निरंतर परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसके ऐतिहासिक अध्ययन के लिए युगों में विभाजन आवश्यक हो जाता है। उसके बाद आते हैं हिंदी साहित्य के काल हिंदी साहित्य के काल विभाजन की परंपरा आधुनिक युग में प्रारंभ हुई। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन की परंपरा कब शुरू हुई? आधुनिक युग में। प्रारंभिक प्रयास गार्सा, दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने किए। ग्रियर्सन ने भाषा के आधार पर काल विभाजन किया, परंतु यह वैज्ञानिक नहीं माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को सामाजिक चेतना से जोड़ते हुए काल विभाजन किया, जो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन इस प्रकार है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन इस प्रकार है, देखिए। पहला आदि काल यानी वीर गाथा काल भी कहा जाता है जिसे। इसका काल क्या है? 1000 से 1375 ईस्वी। दूसरा है भक्ति काल, जिसका काल क्या है? 1375 से 1700 ईस्वी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रीति काल तीसरे नंबर पे, जिसका काल क्या है? 1700 से 1850। उसके बाद है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का क्या है काल? 1850 ईस्वी के बाद का जो भी है वो क्या है? आधुनिक काल है। तो इस विभाजन की विशेषता यह है कि यह साहित्य की प्रवृत्तियों पर आधारित है, न कि केवल तिथियों पर। प्रत्येक काल की अपनी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव साहित्य पर पड़ा। काल विभाजन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से साहित्य का क्रमिक विकास, प्रवृत्तियों का परिवर्तन और युगीन चेतना का अध्ययन संभव होता है। यद्यपि काल विभाजन में कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह साहित्य अध्ययन का आधार स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आदिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मूल्यांकन। आदिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मूल्यांकन। तो देखिए, आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। तो आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। इस काल को सामान्यतः 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो अब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वीर गाथा काल किसे कहते हैं? वीर गाथा काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकालीन। और ये भी आ सकता है कि आदिकालीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा के नाम से। तो इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि युद्धों, राजनीतिक अस्थिरता और सामंती व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। अब है इस समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे और राजपूत शासक अपनी वीरता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। परिणाम स्वरूप साहित्य में वीरता, शौर्य, युद्ध और बलिदान का चित्रण प्रमुख हो गया। कवि अधिकतर राज दरबारों से जुड़े थे और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल संक्रमण का काल था। क्या था? सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल संक्रमण का काल था। संस्कृत साहित्य का प्रभाव बना हुआ था, किंतु अपभ्रंश और देशज भाषाओं का विकास हो रहा था। इसी काल में सिद्धनाथ और जैन साहित्य का भी विकास हुआ, जिसने आध्यात्मिक और नैतिक चेतना को बल दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आदिकालीन साहित्य की सीमा यह है कि इसमें जनजीवन का चित्रण कम मिलता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत अधिक है। यह हिंदी साहित्य का नींव है। तो हिंदी साहित्य का नींव किसे माना जाता है? तो आदिकाल को हिंदी साहित्य का नींव माना जाता है, जिसका काल क्या है? 1000 ईस्वी से 1375।
हो गया। तो हिंदी साहित्य का नींव किसे माना जाता है? तो आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध जैन साहित्य का हिंदी साहित्य में योगदान। तो सिद्ध जैन साहित्य का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इसको देखना है। तो सिद्ध जैन साहित्य का हिंदी साहित्य में योगदान, तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सिद्ध सिद्ध और जैन साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल का महत्वपूर्ण अंग है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा से संबंधित है। इसमें तांत्रिक साधना, रहस्यवाद और सहज जीवन दर्शन का वर्णन मिलता है। उसके बाद है, सिद्ध कवियों में सरहप्पा, कन्हप्पा, लुइपा प्रमुख है। उनकी रचनाएं दोहा और चर्यापद के रूप में उपलब्ध हैं। सिद्ध साहित्य ने आडंबर और रूढ़ियों का विरोध किया था, सरल जीवन पर बल दिया। जैन साहित्य जैन साहित्य नैतिकता, अहिंसा और आत्मशुद्धि पर आधारित है। जैन आचार्यों ने अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में अनेक ग्रंथों की रचना की। इस साहित्य ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिद्ध जैन साहित्य का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने संस्कृत की जटिलता से हटकर लोक भाषा को साहित्य की भाषा बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन। भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन। तो भक्तिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके दो प्रमुख धाराएं हैं। तो क्या है? भक्तिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसकी दो प्रमुख धाराएं हैं। पहला क्या है? निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया है। कबीर इसके प्रमुख कवि है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और सामाजिक सुधार की भावना है। भाषा साधुकरी और शैली उपदेशात्मक। सगुण भक्ति में ईश्वर साकार है। इसे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांटा जाता है। तुलसीदास और सूरदास इसके प्रमुख कवि है। इसमें प्रेम, करुणा और लोक मंगल की भावना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो निर्गुण भक्ति अधिक दार्शनिक और क्रांतिकारी है, जबकि सगुण भक्ति अधिक भावात्मक और लोक मंगलकारी है। निर्गुण भक्ति काव्य का दार्शनिक एवं सामाजिक महत्व। तो निर्गुण भक्ति काव्य का केंद्र ईश्वर का निराकार स्वरूप है। इसमें वेदांत, दर्शन, सहज साधना और मानव समानता का भाव मिलता है। कबीर, रैदास और दादू इसके प्रमुख कवि हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह काव्य आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर बल देता है। सामाजिक दृष्टि से इसने जाति भेद, पाखंड और धार्मिक आडंबर का विरोध किया। इसने समाज में मानवता और समानता का संदेश दिया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य दो धाराओं में विभाजित है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में मर्यादा, आदर्श और लोक मंगल की भावना है। तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्ति में प्रेम, माधुर्य और लीला भाव की प्रधानता है। सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। दोनों धाराओं ने हिंदी साहित्य को भावात्मक गहराई प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं एवं उपलब्धियां। तो भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो भक्ति की प्रधानता, सामाजिक सुधार, सरल भाषा, लोक मंगल की भावना। इस काल ने हिंदी साहित्य को जन भाषा, महान कवि और अस्थायी मूल्य प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां। तो रीति काल में काव्य शास्त्र प्रधान हो गया। नायिका भेद, श्रृंगार, रस, अलंकार और छंदों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह काव्य दरबारी और लोकात्मक था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन रीतिकालीन प्रमुख कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन क्या है? तो रीतिकालीन प्रमुख कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन। तो बिहारी, केशवदास, देव और घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। बिहारी ने दोहों में गहन भाव व्यक्त किए, जबकि घनानंद ने प्रेम को आत्मिक स्तर पर प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 10 है,
आदिकालीन से रीतिकाल तक हिंदी साहित्य का समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आदिकालीन से रीतिकाल तक हिंदी साहित्य का समग्र मूल्यांकन। तो आदिकाल आदिकाल से रीतिकाल तक हिंदी साहित्य का विकास वीरता से भक्ति और श्रृंगार तक पहुंचता है। यह यात्रा हिंदी साहित्य की प्रमुख परंपरा को दर्शाती है और आधुनिक साहित्य की आधारशिला रखती है। क्वेश्चन नंबर ओहो, तो हो गया। अब ऑब्जेक्टिव जो है आपका, सब्जेक्टिव जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए थे तो ये, ठीक है। इस प्रकार हमने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया, लॉन्ग क्वेश्चन देख लिया। अब किसकी बारी? अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि करके ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल का समय सामान्यतः किस अवधि में माना जाता है? तो आदिकाल का समय काल किस अवधि में माना जाता है? 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वीरगाथा काल नाम किस आचार्य ने दिया? तो वीरगाथा काल किस आचार्य ने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, यानी 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो ने रासो के रचयिता, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, यानी कि 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो सिद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, यानी कि 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 7, जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अहिंसा, अहिंसा है। उसके बाद 8 नंबर, भक्ति काल का समय काल क्या है? तो भक्ति काल का समय काल क्या है? 1375 से 1700, यानी ठीक है, आदिकाल के बाद 1375 से 1700 ईस्वी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग, जैसा कि हमने सब्जेक्टिव में देखा था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो भक्ति काल को। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा गया है? तो स्वर्ण युग, यानी 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? कबीर जी, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्गुण निर्गुण भक्ति में ईश्वर को किस रूप में माना गया है? तो निराकार, निराकार यानी कि नहीं माना गया है, ईश्वर को नहीं माना गया है, निराकार रूप में माना गया है, यानी कि ऑप्शन 11 का सी होगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है, यानी कि 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सगुण भक्ति की प्रमुख धाराएं हैं। तो सगुण भक्ति की प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो राम और कृष्ण भक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास जी, यानी कि तुलसीदास हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो 15 है, तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है? आप सबको पता होगा, रामचरितमानस, यानी 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो कृष्ण भक्ति के सूरदास, और राम भक्ति के वही तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की को लेखक हैं, रामचरितमानस को लिखा था। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? तो भक्तिकालीन साहित्य की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? अवधी और ब्रज भाषा, यानी 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी और ब्रज। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीतिकाल का समय माना जाता है। तो रीतिकाल का समय कब से कब तक है? 1700 से 1850। और आधुनिक काल कब हो गया? 1851 से अब तक का जो है आधुनिक काल हो गया। रीतिकाल को किस रस का काल कहा जाता है? तो रीतिकाल को किस रस का काल कहा जाता है? तो श्रृंगार रस का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का सी डी हो जाएगा आंसर, श्रृंगार डी। क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? शास्त्रीयता, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, रीतिकालीन कवि बिहारी की प्रमुख कृति कौन सी है? रीतिकालीन कवि बिहारी जी की
प्रमुख कृति कौन सी है? तो इनका प्रमुख कृति क्या है? बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 22 है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास, यानी कि 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद जी, यानी कि 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रीतिकाल में काव्य किसके लिए लिखा जाता था? तो रीतिकाल में काव्य किसके लिए लिखा जाता था? दरबारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? साहित्य ऐतिहासिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे मान्य काल विभाजन किसका है? तो सबसे मान्य काल विभाजन किसका है? आचार्य शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 27, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रस कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस। उसके बाद भक्तिकालीन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था लोक मंगल करना। रीतिकालीन साहित्य की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख सीमा कौन है? सामाजिक यथार्थ की कमी। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अंतिम प्रश्न है, आदिकाल से रीतिकाल तक हिंदी साहित्य का विकास क्रम क्या है? तो पहले वीर, उसके बाद भक्ति, उसके बाद श्रृंगार, यानी कि 30 का ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमने हिंदी के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को देखा। तो जिन्होंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेसी में या एमआईसी में या एमडीसी में हिंदी लिए होंगे, उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो शुरू होने वाला है 15 तारीख से। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को। और हाँ, जिन्होंने एईसी में हिंदी का चयन किया है, तो एईसी का वीडियो तो हम बहुत पहले ही डाल चुके हैं। तो आप लोग वहाँ आप चैनल पे जाके, इस चैनल के अंदर में जाके हिंदी का भी, एईसी हिंदी का भी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद।